1980 और 90 के दशक में फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथी गुटों के घर कई बार एक साथ एक गुलदस्ता आता था। साथ में होता था एक नोट जिस पर लिखा रहता, हम न भूलते हैं न माफ करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद उस परिवार के किसी शख्स की हत्या हो जाती। ये तरीका मोसाद का था, इजराइल की खुफिया एजेंसी। इस दौर में इजराइल के गुनहगार पाताल में भी छुप जाते तो शायद मोसाद उन्हें ढूंढ लाती। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि मोसाद किसी को माफ करने को तैयार नहीं थी। इसी सवाल से जुड़ी है हमारी आज की कहानी बदले की, कहानी ईश्वर के प्रकोप की, कहानी ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की। ये प्रकोप बरसा था साल 1972 में और ऐसा बरसा कि 20 साल तक फिर बरसता ही रहा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। छह सितंबर 1972 के रोज इजराइल में हर कोई टीवी रेडियो से चिपका हुआ था। जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक चल रहा था, लेकिन उस दिन लोग खेल नहीं देख रहे थे। वहां जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। फिलिस्तीन के एक चरमपंथी संगठन के कुछ सदस्यों ने इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। इस संगठन का नाम था ब्लैक सितंबर। इन लोगों ने इजरायली दल के 2 सदस्यों की हत्या कर डाली और बाकी को छोड़ने के एवज में 200 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। जर्मनी पसोपेश में था। चांसलर विली ब्रांट ने इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को फोन मिलाया और हॉस्टेज क्राइसिस की जानकारी दी। गोल्डा इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 17 मार्च 1969 को शपथ लेने के बाद उनके सामने ये सबसे पहली बड़ी चुनौती थी। उन्होंने पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए जर्मन चांसलर को 2 टूक जवाब दिया। इजराइल आतंकवादियों की मांग नहीं मानता, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इजरायली बंधकों को लेकर चरमपंथी एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां जर्मन सुरक्षा बलों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की। इजराइल में हर कोई इस ऑपरेशन की खबर जानना चाह रहा था और अचानक टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई, खिलाड़ियों को बचा लिया गया। गोल्डा मेयर अपने ऑफिस में शैंपेन खोल रही थी, लोग जश्न मना रहे थे। लगा कि बला टली, लेकिन अगली सुबह पता चला कि यह खुशखबरी नहीं, महज खुशफहमी है। खिलाड़ियों के बचाए जाने की बात अफवाह भर थी। चरमपंथियों ने 9 के 9 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। 5 चरमपंथी भी मारे गए, लेकिन 3 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं दुख से ज्यादा खतरनाक खुशी का वहम होता है। इजराइल में लोगों में भयानक गुस्सा था। चारों तरफ बस एक ही आवाज उठ रही थी, बदला। इजराइल ने इन हत्याओं का बदला लेने के लिए सीरिया और लेबनान में चरमपंथियों के ठिकाने पर बमबारी की। कुल मिलाकर 200 लोग मारे गए। कहने को बदला लिया जा चुका था, लेकिन वो 3 हमलावर अभी बाकी थे जिन्हें म्यूनिख में जिंदा पकड़ा गया था। इनके नाम थे अदनान अल-गाशे, जमाल अल-गाशे और मोहम्मद सफादी। इजराइल उन्हें सौंपने की मांग कर रहा था क्योंकि जर्मनी में डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती थी। मामला यहीं फंसा हुआ था कि कुछ हफ्ते बाद एक और घटना हो गई। अक्टूबर 1972 की एक दोपहर फ्लाइट 615 सीरिया से जर्मनी आ रही थी। बीच में एक स्टॉप ओवर था, यहाँ 2 लोग विमान में चढ़े। कुछ ही देर में उन्होंने विमान को हाईजैक कर लिया। उनकी मांग थी कि म्यूनिख में पकड़े गए 3 हमलावरों की रिहाई हो जाए। जर्मनी तैयार हो गया और हमलावर रिहा किए भी गए। वहीं इजराइल में अब तक 11 लोगों की मौत का शोक खत्म नहीं हुआ था कि इस खबर ने दुख को गुस्से में बदल दिया। गोल्डा मेयर काफी दबाव में थी। तुरंत उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई और एक खुफिया कमेटी का गठन हुआ, कमेटी एक्स। इस कमेटी को तय करना था कि म्यूनिख हमलों का बदला कब और कैसे लिया जाएगा। इजराइल कोई पहली बार ऐसे हमले का सामना नहीं कर रहा था। इससे पहले 1948 में अपने गठन के बाद से ही वो दुश्मन के साए में था। इजराइल के गठन की कहानी को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक किताब आप पढ़ सकते हैं, क्रिएशन ऑफ इजराइल। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई किताब पढ़ने का तो वक्त नहीं, तो आप इस किताब को सुन सकते हैं। ये किताब बोलती है, यानी ऑडियो बुक है, जिसे आप चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं। कहाँ मिलेगी ये किताब? ये मिलेगी आपको कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम ऐप एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी, उपन्यास मिलेंगे, पौराणिक कहानियां, फाइनेंस बुक, हेल्थ बुक्स, मतलब हर तरह की किताबें हैं। 10,000 से भी ज्यादा, और ये बोलती हैं, ऑडियो बुक्स हैं। 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स के परिवार से जुड़ने का न्योता लेकर कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लाया है। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% की छूट। यानी अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पहले महीने में आपका दाम हो जाएगा आधा। इसके लिए आपको यूज करना है कोड LT50। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इजराइल ने इस ऑपरेशन की तैयारी कैसे की, ऑपरेशन एक्स की। कमेटी एक्स ने तय किया कि म्यूनिख हमलों के लिए जिम्मेदार तमाम लोगों की एक लिस्ट बनेगी। हर एक को चुन चुनकर मारा जाएगा। अब ये आसान काम तो था नहीं, क्योंकि कई लोग विदेश में थे। इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिली उसमें 25 से 35 लोगों की एक लिस्ट बनती है। ये लोग यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में फैले हुए थे। हर एक को ढूंढना था और
ठिकाने लगाना था, वो भी इस तरह की इजराइल से हत्या के तार न जुड़ पाए, क्योंकि एक गवर्नमेंट, एक देश की सरकार हत्या नहीं कर सकती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें इस तरह से करना था कि लगे भी नहीं। ये काम सिर्फ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कर सकती थी। मोसाद ने इस ऑपरेशन को नाम दिया रात ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का गुस्सा। मोसाद के एजेंट माइकल हरारी इस ऑपरेशन को लीड करने वाले थे। उन्होंने 5 टीमें बनाई और हर टीम का नाम एक खास हिब्रू अल्फाबेट पे रखा गया। अलिफ ए, इस टीम में 2 ट्रेन किलर्स थे। बेट, इसमें 2 एजेंट जो बाकी टीम की फर्जी पहचान का इंतजाम करते थे। हेट, इसमें 2 एजेंट थे जिनका काम होटल, कार वगैरह का इंतजाम करना था। आयन, इसमें 6 एजेंट थे जिनका काम निशानदेही और टीम के लिए एस्केप रूट्स तैयार करना था। 5वीं टीम कोफ में 2 लोग थे जो कम्युनिकेशन का जिम्मा संभालते थे। ऑपरेशन में शामिल किसी भी एजेंट का इजरायली सरकार से कोई संपर्क नहीं था, वो बस माइकल हरारी को ही रिपोर्ट करते थे। ऑपरेशन की शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 1972 के दिन। रोम के एक होटल में गोलियों की आवाज आई और लिस्ट से पहला नाम काट दिया गया। 1 महीने बाद फ्रांस से ही ऐसी ही खबर आई। ब्लैक सितंबर के एक लीडर महमूद हमशारी, इसको पता था कि वो मोसाद के निशाने पर है, इसलिए अपने अपार्टमेंट में वो छिपकर बैठा था। एक रोज उसे एक पत्रकार का कॉल आया और पत्रकार ने उसको मिलने बुलाया। महमूद जैसे ही बाहर निकला, मोसाद की टीम उसके घर में घुसी और उसके टेलीफोन में लगा दिया बम। घर लौटते ही महमूद के पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव करने के लिए फोन उठाया, एक रिमोट सिग्नल से फोन में ब्लास्ट कर दिया गया। महमूद की मौत हुई, लेकिन तुरंत नहीं। वो कुछ रोज हॉस्पिटल में रहा, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान बचा नहीं पाए। इसके बाद लगातार ऐसे ही हमले होते रहे। म्यूनिख हमलों के लिए जिम्मेदार हर शख्स को चुन चुनकर मारा गया, यहाँ तक कि इस ऑपरेशन के लिए इजराइल ने अपने दोस्तों की भी फिक्र नहीं की। मोसाद ने बेरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक प्रोफेसर को मार डाला, जिस पर उन्हें शक था कि उसने म्यूनिख हमलों के लिए हथियार पहुंचाए थे। पेरिस में घर लौटते हुए उसकी हत्या की गई। पुलिस के अनुसार उसके माथे और सीने पर एक खास शेप में गोलियां मारी गई थी, मानो मारने वाला किसी को संदेश देना चाह रहा हो। संदेश देने के और भी तरीके थे। मौत से कुछ दिन पहले मरने वाले के परिवार के पास एक गुलदस्ता आता था, साथ में एक कार्ड जिसमें लिखा होता, हम न भूलते हैं न माफ करते हैं। इसके अलावा अखबार में शोक संदेश छापे जाते, जिससे मरने वाले को पता चल जाता कि अगला निशाना वो है। ये डराने का तरीका था और कारगर भी था। लगातार हो रही हत्याओं से घबराहट फैल गई थी, जिसके चलते एक बार मोसाद की लिस्ट में शामिल 3 लोगों ने खुद को लेबनान के घर में कैद कर लिया। बाहर भारी सुरक्षा तैनात थी। मोसाद ने इन तीनों के लिए एक और स्पेशल ऑपरेशन को प्लान किया, जिसका नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। इस ऑपरेशन के लिए इजरायली नेवी और एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ। स्पीड बोट के जरिए इजरायली स्पेशल फोर्स के कमांडोज लेबनान के तट पर उतरे। यहाँ उनकी मुलाकात मोसाद एजेंट से हुई। ये लोग आम लोगों के भेष में अपने टारगेट्स तक पहुंचे। कई मर्दों ने औरतों का भेष धरा और रातों रात बिल्डिंग में घुसकर 3 लोगों को मारकर लौट भी गए। एक बिल्डिंग तो इतनी चाक चौबंद थी कि उस पर पैराट्रूपर्स उतारे थे इजराइल ने। ऑपरेशन रात ऑफ गॉड की शुरुआत गोल्डा मेयर के कार्यकाल में हुई थी, इसलिए ब्लैक सितंबर संगठन ने उनसे बदला लेने का प्लान बनाया। जनवरी 1973 में गोल्डा मेयर रोम जाने वाली थी। ये खबर ब्लैक सितंबर के कमांडर अली हसन सलामे को लगी। सलामे ही म्यूनिख हमलों का मास्टरमाइंड भी था। उसने गोल्डा मेयर की हत्या का प्लान बनाया। उसके साथी यूगोस्लाविया से इटली तक नाव मिलाकर मिसाइल्स लेकर आए। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली ये मिसाइल उस एयरपोर्ट पर छुपाई गई थी जहां गोल्डा का विमान उतरने वाला था। साथ ही सलामे ने मोसाद का ध्यान भटकाने के लिए प्लान बनाया था कि थाईलैंड में इजराइल के दूतावास पर हमला करेंगे। 14 जनवरी को गोल्डा का प्लेन रोम में उतरने वाला था और इसके कुछ रोज पहले मोसाद को एक जानकारी मिल गई, एक टिप। एक टेलीफोन कॉल का पता चला जिसमें एक आदमी दूसरे से कह रहा था, जश्न के लिए मोमबत्ती जलाने का वक्त आ गया है। ये कोड था। मोसाद ने तुरंत छापेमारी शुरू की। रोम के घर से उन्हें कुछ मिसाइल्स के ब्लूप्रिंट मिल गए। गोल्डा मेयर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। जिस दिन उनका प्लेन उतरा, एयरपोर्ट चारों तरफ से सुरक्षा बलों से घिरा था और सुरक्षा बलों को वहां एक संदिग्ध वैन दिख भी गई। उन्होंने वैन के ड्राइवर को उतरने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो लोग वहां से पैदल ही भाग गए। सुरक्षा बलों को वैन से 6 मिसाइल्स मिली। सलामे के आदमी इसे गोल्डा मेयर के प्लेन पर चलाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर मोसाद ने उनका प्लान फेल कर दिया। अली हसन सलामे अगले कई सालों तक छुपता फिरता रहा। अंत में जनवरी 1979 में मोसाद ने उसकी कार में बम लगाकर उसे भी मार डाला। ये सफलता 3 कोशिशों के बाद जाकर के मिली थी। हालांकि मोसाद यहां भी नहीं रुकी। ऑपरेशन रात ऑफ गॉड 20 साल चला। इन सालों में मोसाद ने जर्मनी से रिहा हुए 2 हमलावरों को मौत के घाट उतारा, लेकिन एक उनके हाथ आया नहीं, जमाल अल गाशी।
तीसरा ये शख्स था जो नॉर्थ अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया जाकर छुप गया था। आखिरी बार उसे एक डॉक्यूमेंट्री में देखा गया साल 1999 में। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था वन डे इन सितंबर। इस डॉक्यूमेंट्री में जमाल अलगाशे का इंटरव्यू भी शामिल था। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इजराइल के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। स्पेशल कूपन कोड और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लर्निंग टॉक।